हेलो दोस्तों, वेलकम टू A to Z क्लास। कैसे हो आप सब? आई होप सभी स्वस्थ होंगे। आज अपन जो अपनी फर्स्ट चैप्टर था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसकी थर्ड क्लास कंटिन्यू करते हैं। और आज फर्स्ट जो टॉपिक है वो अपना रहेगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया की। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में जो दो यौगिक आपस में एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर देते हैं या एक दूसरे का स्थान परिवर्तित कर देते हैं, वहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। एक उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। AB कोई यौगिक है प्लस CD कोई यौगिक है। जब यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी तो A है वो D का स्थान ले लेगा और B है वो C को प्रतिस्थापित कर देगा। यानी कि A है वो D का स्थान तभी लेगा जब ये इसको प्रतिस्थापित कर देगा और B है वो C को प्रतिस्थापित कर देगा। तो प्राप्त होने वाले उत्पाद या यौगिक क्या होंगे? AD प्लस BC। अब इसकी जो समीकरण है वो अपन देखते हैं। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करवाई जाती है, ठीक है, अम्ल और क्षार दोनों जब इनकी क्रिया करवाई जाती है तो यहाँ पर हाइड्रोजन है वो OH के साथ कनेक्ट हो जाएगा और Na है वो Cl के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपना जो बनता है वो NaCl प्लस H2 यानी कि जल का निर्माण होता है, ठीक है। अब ये यहाँ पर है अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये है NaOH क्षार, और यहाँ पर जो NaCl बना है वो है अपना लवण, और ये हो गया जल। अब इसके साथ अपना जो एक अभिक्रिया होती है वो है एक उदासीनीकरण अभिक्रिया आती है, जो अपन इसी उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया वह होती है जहाँ पर जो अपना अम्ल और क्षार दोनों मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं, वहाँ पर उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। तो इसमें अपन देखते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो NaOH क्षार है, उसके साथ जब मिलकर क्रिया करता है तो NaCl और H2 यानी कि NaCl हो गया नमक लवण और H2 है वो जल, दोनों का निर्माण करता है, ठीक है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल दोनों का निर्माण करते हैं। अब इसके बाद जो आगे की अभिक्रिया है वो आती है अपनी अवक्षेपण अभिक्रिया। बात करते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया की। तो अवक्षेपण जो नाम से भी हमें पता चल रहा है कि कोई ना कोई अवक्षेप बनेगा, यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है, वह अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है। अवक्षेप की बात करते हैं तो क्या होता है अवक्षेप वह होता है जो जल में अघुलनशील होता है, जल में अघुलनशील होता है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया में एक सफेद रंग का अवक्षेप बनता है जो कि जल में अघुलनशील है। तो इसका अपन एग्जाम्पल देखेंगे कि बेरियम क्लोराइड है, उसकी जब नाइट्रोजन सल्फाइड के साथ क्रिया करवाते हैं तो हमें बेरियम सल्फेट का एक सफ़ेद रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है जो कि जल में अविलेय होता है। तो नाइट्रोजन सल्फेट की जब बेरियम क्लोराइड के साथ क्रिया करवाते हैं तो अपना NaCl यानी कि जो लवण है, ठीक है, और साथ में बेरियम सल्फेट जो एक अवक्षेप हमें प्राप्त होता है वो किस कलर का होता है? सफ़ेद रंग का होता है। सफ़ेद रंग का हमें अवक्षेप प्राप्त होता है जो जल में अघुलनशील होता है, और ये लवण है वो जल में घुलनशील होता है। इसलिए यहाँ पर अवक्षेपण अभिक्रिया हो गई जिसमें हमें एक सफ़ेद रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। अब यहाँ से जो मेन क्वेश्चन आता है वो बनकर आता है जो आपने पिछली क्लास में विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी उससे, और यहाँ से जो एक मेन क्वेश्चन वो अपना आता है विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन में अंतर बताइए। विस्थापन और द्विविस्थापन में अंतर।
विस्थापन और द्विविस्थापन में अंतर। तो इनकी जो एक एक समीकरण है वो अपन लिख देते हैं। जब अपन कॉपर सल्फेट की में जब लोहे की कील डालते हैं तो फेरस सल्फेट का निर्माण होता है और कॉपर रह जाता है। यानी कि इसमें जो एक पदार्थ अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्वों को प्रतिस्थापित कर देता है, वो तो अपनी विस्थापन अभिक्रिया हो गई। और द्विविस्थापन में अपन इसका एग्जाम्पल दे देंगे कि जब दो यौगिक के आपस में या फिर एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर देते हैं तो वहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई। यानी कि जब दो यौगिक करते हैं, इसमें एक हो गया जो ज़्यादा क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्वों को प्रतिस्थापित करता है। हाँ बच्चों, इसके बाद जो अपना टॉपिक आता है वो है ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण जिसको अपन उपचयन के से भी नाम से जानते हैं, ऑक्सीकरण जिसको अपन उपचयन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर हो गया अपना अपचयन। अब इन दोनों में अंतर जानते हैं। ऑक्सीकरण जिसको अपन ऑक्सीजन में वृद्धि बोल सकते हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन में वृद्धि होती है, जहाँ पर ऑक्सीजन में वृद्धि या फिर ऑक्सीजन में संयोग, वहाँ पर अपना क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। और आपको पता है जहाँ पर ऑक्सीजन में वृद्धि होती है वहाँ पर हाइड्रोजन में कमी होगी, हाइड्रोजन में ज़रूरी कमी होगी, हाइड्रोजन में कमी होगी। और अगर ऑक्सीजन में वृद्धि है, ठीक है, ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है तो ऑक्सीजन अपन को पता है कि ऋणात्मक तत्व है, तो ऋणात्मक तत्वों में वृद्धि हो जाएगी, ऋणात्मक तत्वों में वृद्धि। ऋणात्मक तत्वों में वृद्धि हो गई तो धनात्मक तत्वों में कमी, धनात्मक तत्वों में कमी हो गई। और अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऋणात्मक है यानी कि इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागना, इलेक्ट्रॉन को त्यागना। अब बात करते हैं उपचयन की। उपचयन वहाँ पर होता है जहाँ पर ऑक्सीजन में कमी और हाइड्रोजन में वृद्धि होती है, वहाँ पर अपना अपचयन होता है। यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन में है वो अपनी कमी हो जाएगी और हाइड्रोजन है उसमें वृद्धि हो जाएगी। और हाइड्रोजन में वृद्धि हो गई तो ऋणात्मक तत्व है, हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ऋणात्मक तत्वों में कमी हो जाएगी, ऋण तत्वों में कमी, ऋण तत्वों में कमी हो गई तो धन तत्वों में वृद्धि, यानी कि धनात्मक तत्वों में वृद्धि हो जाएगी। और अगर धनात्मक तत्वों में वृद्धि हो गई तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्राही या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन ग्राही। अब इसके बाद जो यहाँ से क्वेश्चन बनकर आता है वो अपना आता है कि एक चमकदार भूरे रंग के पदार्थ को या फिर एक चमकदार भूरे रंग के अक्ष पदार्थ को अपन जब वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो वह काला हो जाता है, धीरे धीरे काला पड़ जाता है। तो उसका नामांकित चित्र और उसका नाम बताइए, उसका नाम और नामांकित चित्र दोनों पूछता है अपन को, ठीक है। तो अपन बात करते हैं कि वह भूरे रंग का अक्ष पदार्थ कौन सा होता है। यानी कि एक भूरे रंग का अक्ष पदार्थ, एक भूरे रंग का अक्ष पदार्थ जिसको अपन गर्म करते हैं, गर्म करने पर काला पड़ता है, गर्म करने पर काला पड़ता है, तो उसका नामांकित चित्र और नाम बताइए। तो अपने को पता है कि भूरे रंग का क्या होता है, तांबा, यानी कि कॉपर, Cu, जिसको अपन वायु की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं, जिसको अपन वायु की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो वह धीरे धीरे काला पड़ जाता है। तो अपना जो है भूरे रंग का अक्ष पदार्थ है वो हो गया कॉपर, यानी कि Cu है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब क्रिया करता है या फिर उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है या फिर जलाया जाता है तो उस पर कॉपर ऑक्साइड की परत आ जाती है जो हमें काले रंग की दिखाई देती है। यानी कि कॉपर है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड में बदल जाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर भी 2 कर देते हैं, ये लो समीकरण भी साथ में संतुलित हो गई। अब इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो आगे के अपने टॉपिक रह गए उन पर चर्चा करेंगे।
तब तक के लिए आप वीडियो देखिए, ठीक है, इसके नोट्स बनाइए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।